हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबको को टॉपर स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 3 अध्याय 6 जिस टॉपिक से यानी अध्याय का नाम है जैव प्रक्रम। आइए जानते हैं जैव प्रक्रम के बारे में। जैव प्रक्रम क्या होता है? तो कह रहे वही सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं यानी जैव प्रक्रम कहलाते हैं। यानी जैव प्रक्रम जिसमें पोषण, शोषण, वहन और उत्सर्जन होता है, वही तो जैव प्रक्रम है। जैसे कि पोषण, तो पोषण भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए इसका उपयोग पोषण कहलाता है। पोषण के आधार पर जीवों को दो समूह में बांटा गया है। एक पोषण यानी स्वपोषी और विषमपोषी। विषमपोषी। स्वपोषी पोषण क्या होता है? पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थ जैसे कि CO2, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है, जैसे कि हरे पौधे हो गया। विषमपोषी पोषण होता है पोषण का वो तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है, यानी मानव एवं अन्य जीव। इसके बाद जानते हैं स्वपोषी पोषण के बारे में। आइए जानते हैं थोड़ा विस्तृत रूप से। तो स्वपोषी पोषण हरे पौधे में तथा कुछ जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं में ही होता है। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या है? तो वो प्रक्रम जिसमें स्वपोषी बाहर से लाए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप से परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। 6CO2 प्लस 12H2O को जब क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश के प्रेजेंटेशन में विक्रिया होता है तो C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O का निर्माण होता है। यही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है। आगे जानेंगे हम प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या जरूरत है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कुछ आवश्यक कच्ची सामग्री है। सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड स्थलीय पौधे जैसे वायुमंडल से प्राप्त होते हैं, और जल जो स्थलीय पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं। अब हम जानेंगे प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। इसके बाद जानेंगे रंध्र, स्टोमाटा जिसको बोलते हैं। तो पत्तियों की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें ही तो रंध्र कहते हैं। यानी रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए गैस का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकल जाते हैं। यानी सहायक कोशिका, अधिचर्म कोशिका, द्वार कोशिका और रंध्र छिद्र चित्र। जैसे रंध्र पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र शोषण पौधों के विनिमय और वाष्पोत्सर्जन के लिए खुले बंद होते हैं। अब विषमपोषी पोषण के बारे में जानते हैं। तो विषमपोषी पोषण होता है जिसको हेट्रोफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। विषमपोषी पोषण में होता है प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण होता है। यानी प्राणी संपोषण में क्या सब आते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं होलोजोइक। यानी इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा इनका पाचन शरीर के अंदर होते हैं, उदाहरण अमीबा और मानव। मृतजीवी पोषण में आता है, मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, फफूंदी कवक। परजीवी पोषण, परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर बढ़कर उनको बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जिससे अम्लवेल, जू और फीता कृमि। पहले अमीबा में पोषण, केंद्रक, खाद्यकण। अमीबा मान भोजन को अपने पदार्थ की सहायता से घेर लेता है। पदार्थ या उत्पादन, खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। बचा हुआ अपच कोशिका की सतह की ओर गति करता है। ये पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है, जैसे कि खाद्य रिक्तिका, खाद्यकण, अमीबा में पोषण। इस तरह आप देख सकते हैं। पैरामीशियम में पोषण, तो पैरामीशियम पक्षमाप मानी कोशिका पूरी तरह ढके होते हैं, भोजन के विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। तो मनुष्य में पोषण, तो मनुष्य में पोषण के बारे में जानते हैं। तो अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वर्गीकरण और बहिक्षेपण। सबसे पहले होता है आहार नाल, मूल रूप से मुंह से गुद्दा तक विस्तारित एक लंबी नली है। यानी मुंह, दांत, जीवा, लार ग्रंथि, भोजन ग्रसनी। अब यहाँ पर हम देखते हैं मुंह का काम क्या, भोजन को अंतर्ग्रहण करना। दांत से क्या करते हैं, भोजन को चबाते हैं। इसके बाद क्या होता है जीवा, यानी भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिलाना। इसके बाद
लार ग्रंथि निकलने वाले रस को लार रस या लार कहते हैं। जैसे स्टार्च लार, एमिलस एंजाइम, माल्टोज शर्करा होते हैं। इसका भोजन ग्रासिका, यानी मुंह से अमाशय तक भोजन ग्रासिका की क्रमाकुंचन गति द्वारा ले जाए जाते हैं। ग्रासिका की मांसपेशी संकुचन और शिथिलन, जैसे कि दिखाया गया है फिगर, इसको अच्छे से आप कॉपी पे ड्रॉ करके अच्छे से प्रैक्टिस करिए। जीवा, मुगवा, ग्रासिका ये क्षुद्रांश अमाशय का मानव के पाचन तंत्र का फिगर है। इसके बाद जैसे कि आमाशय, तो आमाशय में जाने के बाद जठर ग्रंथियाँ पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल संश्लेषण यानी पाचक एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। अम्लीय माध्यम तैयार कर जो पेप्सिन क्रिया में सहायक होता है। आमाशय के आंतरिक स्तर को अम्ल से रक्षा करता है। चौथा तो क्षुद्रांत, जो कि आंतरस कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज परिवर्तित करता है वसा से वसा अम्ल, ग्लिसरॉल प्रोटीन से अमीनो अम्ल में। यकृत तथा अग्नाशय से स्रवण प्राप्त करती है। यकृत से पित्तरस से पित्त लवण, वसा बड़ी गुलिकाओं यानी पित्त लवण, अम्लशीकरण यानी वसा छोटी गुलिकाओं। अग्नाशय अग्नाशयिक रस, एमिलेस एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम, लैपेज एंजाइम, प्रोटीन ट्रिप्सिन, पेप्टोस, वसा लाइपोज, वसा अम्ल, स्टार्च, एमिलेस, ग्लूकोज। तीसरा दादर रोम यानी अवशोषण का सतही पीली क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। पांचवा विद्रांत, तो जल का अवशोषण बीज पदार्थ गुदा द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। शोषण, तो शोषण मान पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिका में होता है, जिससे विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को कोशिका शोषण कहते हैं। आइए जानते हैं अब शोषण के बारे में। अगर पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होते हैं, जिसमें विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को कोशिकीय शोषण कहते हैं। यानी विभिन्न पत्तों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन, ग्लूकोज C6H12O6 N6CT, यानी कोशिका द्रव्य में 3C पायरुवेट प्लस ऊर्जा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन का अभाव, ऑक्सीजन की उपस्थिति, यानी इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा जैसे स्टेकिनोल, लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा हमारी पेशी कोशिकाएं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में। शोषण, वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है वायवीय शोषण, जबकि अवायवीय शोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा मुक्त होता है, जबकि ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है, जिसमें इथेनॉल, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होता है। यह कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और यह केवल कोशिका द्रव्य में होता है। अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है 36 ATP और ये कम ऊर्जा उत्पन्न करती है 2 ATP, यानी यीस्ट में और ये मानव में होती है। इस तरह वायवीय अवायवीय शोषण का अंतर को आप भी कॉपी में नोट करके इसको याद कर लीजिए। अगला टॉपिक है मानव शोषण तंत्र, नसदार, यानी मानव का शोषण तंत्र जो है वो नसाद्वार, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली से श्वासन नली, श्वासनिका, फुफ्फुस, फेफड़े, कृपिका कोश, रुधिर वाहिका, इस तरह से प्रोसेस है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिया गया डायफ्राम दिया गया मानव शोषण क्रिया के बारे में। इस फिगर को भी आप प्रैक्टिस कीजिए, अपनी कॉपी पे अच्छे से इसको बनाइए। नसा द्वार क्या होता है, मुख क्या होता है, कृष्णिक कंठ की श्वास नली क्या होता है, उपस्थिति बलय क्या होता है, इसको प्रैक्टिस कीजिए। आगे मानव शोषण क्रिया, यानी एक होता है अतः शोषण और चुह शोषण। अंत शोषण के दौरान बक्षीय गुहा फैलती है, बक्षीय गुहा अपने मूल आकार में वापस आ जाती है, पसलियों में संलग्न पेशियां सिकुड़ती है, पसलियों की पेशियां स्थिर हो जाती है, बक्ष ऊपर और बाहर की ओर गति करता है, बक्ष अपने स्थान पर वापस आ जाते हैं, गुहा में वायु का दाब कम हो जाता है और वायु फेफड़ों में बढ़ती है, गुहा में वायु का दाब बढ़ जाता है, वायु फेफड़ों से बाहर हो जाती है। अंत शोषण, सांस द्वारा वायुमंडल से गैसों को अंदर ले जाना। उच्च शोषण में फेफड़ों से वायु या गैसों का बाहर निकालना। स्थलीय जीव क्या शोषण के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जो जीव जल में रहते हैं वे जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। यानी कृपिका, रक्त एवं ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान। पहला वायु O2 से समृद्ध कृपिका रक्तवाहिका O2 RBC में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर HbO2 बनाती है। यानी ये प्रोसेस वो फ्लो करती है, धमनी O2 ऊतकों में पहुँचती है, फिर CO2 ऊतकों से इतना CO2 रक्त विसरण और CO2 मोचन द्वार के द्वारा ऐसी कॉपी का विसरण द्वारा बाहर निकलता है। अब जानते हैं संवहन के बारे में। मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन, अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र संवहन तंत्र कहलाते हैं।
मानव संवाहन तंत्र के मुख्य अवयव इस प्रकार है: हृदय, रक्त नलिकाएं, धमनी एवं शिरा, वहन माध्यम रक्त एवं लसिका। रक्त जो होता है एक ठोस अवयव, रुधिर कणिकाएं होता है, द्रवीय अवयव प्लाज्मा होते हैं, पीले रंग का तरल पदार्थ जिसमें 90% जल होता है तथा शेष अवयव जैविक यानी प्लाज्मा प्रोटीन जैसे जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, अजैविक खनिज तत्व होते हैं। रुधिर कणिका में लाल रक्त कणिकाएं होते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं होते हैं, रक्त प्लेटलेट्स होते हैं। यानी O2 CO2 का वहन हीमोग्लोबिन रक्त को लाल रंग देता है। श्वेत रक्त कणिकाएं शरीर को रोग मुक्त करने में सहायक। रक्त प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने में सहायक होते हैं। यानी रक्त वाहिका, धमनी और शिरा 2 पार्ट में डिवाइड है। ऑक्सीकृत रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। अपवाद फुफ्फुस धमनी है। शिराएं विभिन्न अंगों से अनक्सीकृत रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में लाती है। यानी अपवाद फुफ्फुस शिरा। धमनी की भित्ति मोटी एवं अधिक लचीली होती है, जबकि शिरा की भित्ति कम मोटी एवं कम लचीली होती है। धमनी वाल्व नहीं होते हैं और शिरा में वाल्व होते हैं। ये सतही नहीं होते हैं, ऊतकों के नीचे पाई जाती है, और ये सतही होते हैं सुपरफिशियल। ये धमनी और शिरा के बीच की डिफरेंस है, जिसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। आगे है फुफ्फुस फेफड़े। फुफ्फुस धमनी व्यवस्था जनित रुधिर। सबसे पहले फुफ्फुस शिरा व्यवस्था जनित रुधिर है, जो यहाँ से आता है बायां नीला यानी बायां अलिंद से, फिर वो दूसरा के बाद तीसरा प्रमुख ध्वनि महाध्वनि व्यवस्था जनित रुधिर में। इस तरह के प्रोसेस में क्रिया संपन्न होती है। तो मानव शरीर में रुधिर परिसंचरण दर्शाने के लिए रेखा चित्र है, जिसको आप अपनी कॉपी पे नोट करके अच्छे से इसको प्रैक्टिस करिए। ठीक। अगला है मानव हृदय एक पंप की तरह होता है, जो मानव हृदय एक पंप की तरह होता है जो सारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण करता है। यानी अलिंद की अपेक्षा नीलाई की पेशी भित्ति मोटी होती है, क्योंकि नीलाई को पूरे शरीर में अधिक रक्तचाप से रुधिर भोजन भेजना होता है। महाधमनी, जैसे कि ये हो गया मानव हृदय के अनुप्रस्थ काट। दोस्तों ये फिगर भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इस फिगर को भी आप अपने कॉपी पे ड्रॉ करिए और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। यानी शरीर के ऊपरी भाग फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस शिरा, भाग में महाशिरा, बायां अलिंद दायां अलिंद, शरीर के निचले महाशिरे, इसको प्रैक्टिस कीजिए। और हृदय में उपस्थित वाल्व रुधिर प्रवाह को उल्टी दिशा में रोकना सुनिश्चित करते हैं। लसिका क्या होता है? एक तरल उत्तक है जो रुधिर परिवहन की तरह ही है, लेकिन इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं। लसिका वहन में सहायक करता है। पादपों में परिवहन जैलम और फ्लोएम। तो जैलम पादप तंत्र का एक अवयव है जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों को वहन करता है। यानी जैविक जैलम पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषित पदार्थ उत्पादों को पौधों के अन्य भागों तक वहन कराता है। जैव मृदा के मध्य आयन संधारण में अंतर के चलते जल मृदा से जड़ों से प्रवेश कर जाता है तथा इसी के साथ एक जल स्तंभ निर्माण हो जाता है, जो कि जल को लगातार ऊपर की ओर धकेलता है। यही दाब जल को ऊंचे वृक्ष के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यही जल पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में वातावरण में विलीन हो जाता है, और यह प्रक्रम वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। इस प्रक्रम द्वारा पौधों को निम्न रूप में सहायक मिलती है। पहला, जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा विलय खनिज लवणों की ऊपरी मुखी गति में सहायक, और पौधों में ताप विनियमन में भी सहायक होता है। भोजन तथा दूसरे पदार्थों का हस्तांतरण। तो प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादों का वहन हस्तांतरण कहलाता है, जो कि फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। हस्तांतरण पत्तियों से पौधों के शेष भागों में ऊपरी मुखी तथा अधोमुखी दोनों सी दिशाओं में होता है। फ्लोएम द्वारा हस्तांतरण ऊर्जा के प्रयोग से पूरा होता है, अतः सुक्रोज फ्लोएम उत्तम में एटीपी ऊर्जा से प्रसरण बल द्वारा हस्तांतरित होता है। मानव उत्सर्जन वह जैव प्रक्रम जिसमें जीवों में उपापचय क्रियाओं में जनित हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निष्कासन होता है, इन उत्सर्जन कहलाता है। एक कोशिका जीव इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर की सतह से जल विसर्जित कर देती है। अब मानव उत्सर्जन तंत्र में उपस्थित अंग निम्न प्रकार है, जैसे कि एक जोड़ा वृक्क होता है जिसको किडनी बोलते हैं, एक जोड़ा मूत्रवाहिनी होता है यूरेटर, एक मूत्राशय होता है ब्लेडर, एक मूत्र मार्ग होता है यूरेथेरा। यानी बाई वृक्क धमनी, बाह्य वृक्क, बाह्य वृक्क शिरा, महाधमनी, बाह्य मूत्र वाहिनी, माहिशिरा, मूत्राशय, मूत्रमार्ग शीर्षण में इस प्रकार की प्रोसेस होती है। तो वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में हित होता है। मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर में वर्ज्य हानिकारक अवशिष्ट पदार्थों को छानकर बाहर करना होता है। वृक्क में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया, मानी वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई वृक्काणु कहलाती है। वृक्काणु के मुख्य भाग इस प्रकार है। पहला, कोशिका गुच्छे ग्लोमेरुलस, यह पतली भित्ति वाला रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा होता है।
दूसरा बोमेन संपुट, तीसरा नलिकार भाग, चौथा संग्राहक वाहिनी। ब्रिक उत्सर्जन की क्रियाविधि इस तरह का होता है जिससे विकिरण की रचना होती है। इसको भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए कॉपी पे लिख ड्रॉ करके इस फिगर को, यानी बोमेन संपुट क्या होता है, ब्रिक धमनी कहाँ होती है, ब्रिक की शाखा, ब्रिक सिरा की शाखा, ब्रिक धमनी, संग्रवाहिका, ब्रिक नलिका के भाग, कोशिका गुच्छ। तो कोशिका गुच्छ निस्यंदन, जब ब्रिक धमनी की शाखा सुकर विकिरणों में प्रवेश करती है तब जल, लवण, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल एवं अन्य नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थ कोशिका गुच्छों में से छनकर बोमेन संपुट में आ जाते हैं। वर्णात्मक पुनः अवशोषण, यानी विकिरणों के नलिकार भाग में शरीर के लिए उपयोगी पदार्थों जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण व जल का पुनः अवशोषण होता है। नलिका स्रवण, यानी यूरिया अतिरिक्त जल व लवण जैसे उत्सर्जित पदार्थ विकिरणों के नलिकार भाग के अंतिम सिरे में रह जाते हैं, मूत्र का निर्माण करते हैं। वहाँ से मूत्र संग्राहक वाहिनी व मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है तथा मूत्राशय के दाब द्वारा मूत्र मार्ग से बाहर निकलता है। कृत्रिम ब्रिक, आर्टिफिशियली किडनी क्या होती है? कृत्रिम ब्रिक यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा रोगियों के रुधिर में कृत्रिम ब्रिक की मदद से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन किया जाता है। प्राय एक स्वस्थ व्यक्ति के प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्यंदन ब्रिक में होता है, जिसमें से उत्सर्जित मूत्र का आयतन 1.2 लीटर है। निस्यंदन ब्रिक नलिकाओं में पुनः अवशोषित हो जाता है। अब पढ़ेंगे, हम जानेंगे पादप में उत्सर्जन। दोस्तों, पादप में उत्सर्जन यानी वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा पादप अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं। दूसरा, तो बहुत से पादप अपशिष्ट पदार्थ यानी कोशिकीय रेक्टिका में संचित रहते हैं। अन्य अपशिष्ट पदार्थ रेजिन तथा गोंद के रूप में पुराने जैलों में संचित रहते हैं। कुछ पादप अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास मृदा में उत्सर्जित करते हैं। इस प्रकार जैव प्रक्रम अध्याय यानी चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उसको हम कवर किए। उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छे से राइट डाउन किए होंगे, यानी नोट किए होंगे। नहीं किए तो वीडियो को फिर से देखिए और एक चैप्टर यानी हर एक टॉपिक्स को अच्छे से नोट कीजिए, उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर सके, अच्छे मार्क्स से आप पास हो सके और क्वेश्चन के अच्छे से जवाब दे सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।